दोस्तों, पाकिस्तान के क़याम से लेकर अब तक पाकिस्तानी कौमियत और जो इलाकाई शनाख्तें हैं, सूबाई शनाख्तें हैं, उनके दरमियान एक कशमकश जो है वो जारी है। और उसके मुख्तलिफ मज़ाहिर जो है वो हमें मुख्तलिफ अदवार में देखने को मिले हैं इन 75 बरसों के अंदर। एक अच्छी किताब इस हवाले से जो इस तमाम मामलात का जायज़ा लेती है, पाकिस्तानी कौमियत और रियासत का नज़रियाती बहरान 1937 से लेकर 1958 तक, डॉक्टर अहमद यूनुस समद साहब की, जिसका तर्जुमा किया नदीम अख्तर साहब ने। ये किताब जो है अभी मैंने हाल ही में पढ़ी है। मकतबा दानियाल कराची ने इसको शाया किया है। अच्छी किताबें पढ़ी जानी चाहिए, इसके अंदर काबिल कदर मालूमात मौजूद हैं। डॉक्टर यूनुस समद साहब जो है ये लम्स यानी लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में साउथ एशियन स्टडीज़ और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड में प्रोफेसर एमरिट्स हैं। इसके अलावा वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सेंट एंटनी कॉलेज के ब्रिटिश एकेडमी डॉक्टोरियल स्कॉलर भी हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सिसर रोड्स चेयर्स ऑफ रेस रिलेशंस के पोस्ट डॉक्टोरियल फेलो भी मौजूद हैं। नदीम अख्तर साहब का तारुफ इस किताब के अंदर नहीं दी गया, जो कि इस किताब के मुदर्रिम हैं। किताब के बारे में ये कहा गया है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने किताब पढ़ी। किताब 1937 से लेकर पहले 1947 तक, फिर 1947 से लेकर 1958 तक के पाकिस्तान की रियासत के नज़रियाती बहरान का, या पाकिस्तानी कौमियत के बहरान का, या सूबाई जो शनाख्तें उनके बहरान का जायज़ा लेती है और उसकी जड़ें तलाश करने की कोशिश करती है। बुनियादी तौर पर अहमद यूनुस समद साहब ने इस किताब के अंदर मुख्तलिफ हवालों के ज़रिए साबित करने की कोशिश की है कि 1937 से लेकर के 1947 तक पाकिस्तान जिन खत्तों में कायम किया जा रहा था, यानी उस वक्त का सिंध बलूचिस्तान और उस वक्त का सरहद जो आज का केपी है, और पंजाब और बंगाल, ये 5 जो खत्ते थे, उनमें से 3 खत्तों को इन्होंने मुंतखब किया। पंजाब को, सिंध को और सरहद को भी, बल्कि और बंगाल को भी, 4 खित्तों को इन्होंने मुंतखब किया। और बलूचिस्तान के बारे में इसमें कोई तफसील इतनी ज़्यादा नहीं है। इन खित्तों को मुंतखब करने के बाद इन्होंने ये बताया, वहाँ की कशमकश, जो पॉलिटिकल कशमकश थी, सियासी सोच थी, सियासी लीडरान थे, उनके बारे में ये बताया कि वो हमेशा से मरकज़ गुरेज सियासत के हामी रहे हैं। यानी मरकज़ियत पसंद वो कभी भी नहीं रहे, बल्कि उनकी सियासत जो है वो मरकज़ गुरेज सियासत रही है। और यही वजह है कि मुस्लिम लीग के तरफ आने में उन्होंने बहुत ज़्यादा लेतोलाल से काम किया, और बहुत बाद में वो आए। जब आपको मालूम है कि मुस्लिम लीग और जिना भी शुरू में मरकज़ पसंद सियासत के हामी थे और कांग्रेस के साथ वो एक जद्दोजहद कर रहे थे। उसके बाद कांग्रेस के साथ जब उनकी राहें जुदा हुई तो मुस्लिम लीग ने फिर अपना एक राह अमल मुतय्यन की, और उसके बाद जो है उसने इलाकाई शनाख्तों और इलाकाई जो मुस्लिम अक्सरियत के इलाके थे उनके हुकूक की बात करना शुरू की। तो इसके अंदर इन्होंने पहले ये बताया कि सियासी इत्तेहाद जो है वो किस तरह पैदा हुआ। ये मरकज़ गुरेज जो रियासत जो सूबे थे, जो बंगाल था, मशरक़ी बंगाल था, उस वक्त सरहद था, पंजाब था और सिंध था, इनके जो लीडरान थे वो मरकज़ गुरेज सियासत के हामी होने और मरकज़ गुरेज सियासत को पसंद करने के बावजूद भी जिना के गिर्द इकट्ठे क्यों हुए? क्योंकि जाहिर है कि इनको भी इस बात का इम्कान था इनको कि अगर ये मुत्तहदा हिंदुस्तान में रहते हैं तो शायद इनके हुकूक जो है इनको ना मिल सके, और सियासी तौर पे जो इनकी अहमियत है उसको जो है वो तस्लीम ना किया जा सके। तो इस वजह से ये मरकज़ गुरेज सियासत पसंद होने के बावजूद भी मरकज़ियत पसंद सियासत यानी मुस्लिम लीग के झंडे तले जो है ये जमा हो गए, इसको इन्होंने बयान किया। तो इसमें सियासी इत्तेहाद की राह पर कम्युनिटी, मजहबी शऊर, बेमुकाबले इलाकाई कशिश 1937-1944, यानी इनके पास 2 ऑप्शन थे इन सूबों के बाद जो पाकिस्तान में शामिल हो रहे थे, जो इलाके थे, कि या तो वो मरकज़ियत की तरफ चले जाएँ, कांग्रेस की तरफ चले जाएँ, और वो या फिर इलाकाई कशिश के तहत जो है वो एक इकट्ठे हो जाएं और अपनी मजहबी शनाख्त जो है उसके तहत जो है वो मरकज़ पसंद सियासत को कबूल कर लें कुछ अरसे के लिए। तो उन्होंने ऐसे ही किया। फिर उन्होंने सियासी इत्तेहाद का एक मुख्तसर वक्फा जो आया वो किस तरह आया, किस तरीके से ये लोग इकट्ठे हुए मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म के ऊपर, और इन्होंने जो है वो अपने अपने तौर पर इनके जो लीडरान थे उन्होंने पाकिस्तान के लिए किस तरह जिना का साथ दिया। फिर उसके बाद जो 1947 में पाकिस्तान कायम हो गया, तो उसके बाद 45 से 47 तक का अरसा है, वो भी इन्होंने बड़ी तफसील के साथ बयान किया। फिर 1947 से 1953 तक मरकज़ियत की मुखालफत, तो वो जो एक सूबों के दरमियान मशरक़ी बंगाल में था, या सरहद में था उस वक्त के, या सिंध में था, या पंजाब में था, जो मरकज़ गुरेज सियासत थी, उसके दोबारा जो है वो लीडरान जो है वो उठ खड़े हुए, और उन्होंने दोबारा पाकिस्तान के अंदर एक इलाकाई शनाख्तों की बुनियाद पर, या सूबाई शनाख्तों की बुनियाद पर, सूबाई खुद मुख्तारी की बुनियाद पर, अपनी शनाख्त की बुनियाद पर मरकज़ गुरेज जो है वो सियासत इख्तियार की, और उसके अंदर कशमकश मुस्लिम लीग के साथ हुई, और मुस्लिम लीग को उसके बाद शिकस्त हुई। आपको मालूम है फिर मशरक़ी बंगाल भी अलग हुआ, और आज तक ये सिलसिला जो है वो जारी है कि मरकज़
جو ہماری وفاقی حکومتیں ہوتی ہیں، جو ریاست ہوتی ہے، اس کا نظریہ یہ ہے کہ مرکزیت پسند سیاست ہونی چاہیے، مرکزیت پسند ریاست ہونی چاہیے، تمام علاقائی شناختوں کو ضم کر دینا چاہیے ایک بڑی شناخت کے اندر جو پاکستانی قومیت ہے۔ لیکن جو مرکز گریز سیاستدان ہیں، جو صوبائی شناختوں پہ زور دیتے ہیں، علاقائی شناختوں پر زور دیتے ہیں، لسانی شناختوں پہ زور دیتے ہیں، اب تو مذہبی شناختوں پہ بھی زور دیا جاتا ہے، بلکہ مسلکی شناختیں بھی اب پاکستان میں وجود میں آ گئی ہیں۔ تو تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم جو ہے وہ تمام تر چیزیں ہوتی گئی ہیں، اور اب ان کے اپنے اپنے نظریات ہیں۔ تو اس کتاب کے اندر بڑی اچھی طریقے سے اس کو پاکستانی قومیت اور ریاست کا نظریاتی بحران 1937 سے 1958 تک، بڑی خوش ٹائپ کی کتاب ہے، لیکن اس کو اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں پاکستان اسٹڈیز سے اور پاکستان کے اندر یہ تمام جو کشمکش ہوئی ہے اس سے، اس کے اسباب کو سمجھنے کے لیے، اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کے لیے اور اس کے نتائج کو سمجھنے کے لیے، تو یہ کتاب ڈاکٹر احمد یونس صمد صاحب کی آپ کو مدد دے گی۔ جہاں تک اس کتاب کی اچھی بات ہے، وہاں کچھ مجھے ایسا لگا کہ مصنف نے بعض جگہ تحقیق نہیں کی ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ جب جناح پر خاکسار ایک نے حملہ کیا تو اس کا نام جو ہے وہ جناب رفیع شبیر لکھا گیا ہے اس کے اندر، جبکہ سب کو پتہ ہے کہ رفیق صابر تھا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ لیاقت علی خان کے قاتل سید اکبر، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ سید اکبر نے لیاقت علی خان کو قتل کیا، سید اکبر لکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جناح کے متعلق یا مسلم لیگ سے متعلق 2-3 جگہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جی جو انگریز تھے اس وقت کے گورنر وغیرہ تھے، انہوں نے جو ہے وہ مسلم لیگ کو کانگریس کے ساتھ استعمال کیا۔ لیکن پھر دوسری صورت میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نے جب 1937 کے اندر جو ہے وہ احتجاج کیا کہ 1937 سے لے کے 1939 تک جو کانگریسی وزارتیں وجود میں آئی تھیں ان کے مظالم کے خلاف احتجاج کیا، تو اس وقت جو گورنر جتنے بھی تھے انہوں نے جو ہے وہ کانگریس کا ساتھ دیا بجائے مسلم لیگ کے۔ تو اگر مسلم لیگ کو کانگریس کے مقابلے میں لایا جا رہا تھا تو یہ تو بڑا بہترین موقع تھا انگریزوں کے لیے کہ مسلم لیگ کی مدد کرتے اور کانگریس کو جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن کرتے، جبکہ کانگریس نے استعفیٰ بھی دیا تھا اور جنگ میں شریک نہیں ہو رہے تھے۔ اس طرح کی بہت سارے تضادات بھی اس کے اندر ہیں۔ مثلا ایک جگہ یہ لکھتے ہیں کہ پاکستان نے یا جناح نے جو ہے وہ جب تقسیم ہو رہی تھی تو سکھوں سے بات ہی نہیں کی، اور پھر کچھ صفحات کے بعد یہ خود ہی بتاتے ہیں کہ نہیں جناح نے تو باقاعدہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ریاست کی، ایک سکھ ریاست کی پیشکش بھی کی تھی۔ تو اس طرح کی تضادات بھی اس کے اندر موجود ہیں، جبکہ پتہ چلتا ہے کہ کہیں کہیں مصنف جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار یا الجھن کا شکار بھی نظر آتے ہیں۔ لیکن بنیادی طور پہ، مجموعی طور پہ اگر پاکستان کی جو نظریاتی بحران ہے یا شخصیات جو شناخت کا بحران ہے ایک طرح سے ہم سمجھتے ہیں، اس میں مرکز پسند اور مرکز گریز سیاست کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں قدیم سے، یعنی تحریک پاکستان کے حوالے سے 1937 سے لے کر کے اور آج تک 1957-58 تک، اور اس کی جڑیں ظاہر ہے 58 تک ہو گئی، تو اس کے بعد 57-58 تک ہو گئی، اس کے بعد آج تک وہ چلی آ رہی ہیں، بڑھی رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی، تو اس حوالے سے یہ اچھی کتاب ہے۔